नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह की मौत के मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। इस दौरान वकीलों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। मशहूर शायद राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन। कोरोना संक्रमण के बाद सोमवार को अस्पताल में हुए थे भर्ती। औरबिंदो अस्पताल में ली अंतिम सांस। देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पीएम मोदी ने की बैठक में 10 राज्यों के सीएम हुए शामिल। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज की है, पर यह केस बिहार में नहीं मुंबई में लड़ा जाए। तो अब अपने अगले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ये केस बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। साथ ही आईएनएस टीवी को सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट ने कुछ खास बातें बताई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर ईडी की ताबड़तोड़ सुनवाई के बाद मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने फैसले में ये तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं। मंगलवार हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को गुरुवार तक का समय दिया है। सुशांत के वकील ने कहा कि मुझे बिहार में केस दर्ज कराने का अधिकार है। मेरी शिकायत में साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही थी। इस केस में उनकी तरफ से ये बहस हो रहा था कि बार कि नीतीश कुमार जी ने रजिस्टर कराया एफआईआर को और पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। हमने बताया कि देखिए इस केस में एक पिता जस्टिस मांग रहा है अपने बेटे के मौत का, और एक ऐसा पिता जिसका इकलौता बेटा था जो उसको मुख अग्नि देता उसके मरने पर, वो आज उसके नहीं रहने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पिता को पटना में ही फील करना पड़ेगा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो भी पटना में फील होगा। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहां भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। हमने कहा नहीं, हमारे तरफ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम वही काम करें जो वो कर रहे हैं कि प्रेस क्लिपिंग लगा करके एक क्रिमिनल केस को गलत अंजाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर का ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील सिंघवी बोले, किसी याचिका के ट्रांसफर की मांग पर इससे पहले इतना सेंसेशनलिज्म नहीं देखा। जबकि रिया के वकील श्याम देवान ने कहा कि एक्ट्रेस सुशांत से प्यार करती थी, वो उनकी मौत के बाद सदमे में है। रिया के वकील ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की मांग है। बांद्रा पुलिस स्टेशन की एफआईआर ट्रांसफर की जाए। तो वहीं हमारे संवाददाता ने सुशांत सिंह के पीए से बात की, जिसमें उन्होंने कई खुलासे करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी में रिया के आने के बाद से डिप्रेशन में चले गए। और आपके हिसाब से कौन है इस सब के पीछे, क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? अब ये तो किसी को भी ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, ये तो सीबीआई सर का काम है। तो मैंने खाली ये देखा था उनका जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, मैंने जी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था। उनका 3 फोटोग्राफ है मेरा, तो मैं चेक करता रहता हूँ। तो उनका सर से लेकर पैर तक मैंने देखा तो कुछ मतलब वो नहीं हुआ, बट उनके आँख साइड में मतलब जो आईज है उनका, तो आईज में उसका एकदम जैसे जो पंज मारते कैसे मतलब वो हो जाता है, लाल हो जाता है जी। वो दिखाई दिया और प्लस निशान दिखाई दिया। वो ग्रीन कपड़े का निशान हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो फर्स्ट जो उनका एक प्रिय फर्स्ट बोल के लैब्राडोर डॉग है वो,
ठीक है। उनका जो रेड बेल्ट है उन्हीं से गला घोट के मारा गया, क्योंकि मैंने वो देखा था, वो बेल्ट का जो निशान है, उनका जो बक्कल, जो बेल्ट का जो बक्कल है, जो गोल का रिंग है, बक्कल का ही निशान है वो। तो मुझे लगा वही ये 100% ये प्लेन कपड़ा का नहीं होगा, ये पच का बेल्ट का ही निशान है। जी ये है। जब ये जिंदगी, मतलब इनकी जिंदगी में आई है तो एकदम बदलाव चेंज हुआ उनका, मतलब जो हंसना खेलना था वो चेहरा भूल गया था इनका। अच्छा, मतलब डिप्रेस टाइप के, डिप्रेस टाइप वगैरह। लास्ट टाइम मैंने यही देखा था। तो वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के बाद सुशांत के दोस्त रहे सिद्धार्थ पिठानी और उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। दोनों के स्टेटमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। तो वहीं सुशांत की बहन मीतू भी मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार शाम हार्ट अटैक से निधन हो गया है। दरअसल राहत इंदौरी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कल शाम इंदौर के अस्पताल में भर्ती किए गए थे। उसी के बाद अचानक मंगलवार शाम हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया है और उन्होंने अस्पताल में ही अपनी आखिरी सांसें ली। और इसके बाद अब पूरे देश में शोक का माहौल है। देखें ये रिपोर्ट। जो युवाओं के दिलों में राज करते थे, जो अपनी शायरी से समा बांधते थे, जो प्यार की बातों को अपने शब्दों से पिरोते थे, वो मशहूर और हर दिल अजीज शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि राहत इंदौरी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल राहत इंदौरी को कोरोना संक्रमण के कारण 10 अगस्त की देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी थी। बाद में खुद भी राहत इंदौरी ने इस बारे में ट्वीट किया था। इसके बाद खुद राहत इंदौरी ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। बताया जा रहा है कि राहत इंदौरी को पहले से भी कई तरह की बीमारियां थी। उन्हें शुगर और हार्ट की भी दिक्कत थी। राहत इंदौरी मशहूर शायर थे, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई गाने लिखे। राहत की उम्र 70 साल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ अब आंकड़ा 23 लाख के करीब पहुंच चुका है। इसी को देखते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। 10 ऐसे राज्य जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी राज्यों का हाल जाना और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सबसे प्रभावी हथियार है। इसके साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि आज 80% एक्टिव केसेस इन 10 राज्यों में हैं। इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले इन 10 राज्यों में से ही हैं। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं, इन 10 राज्यों में है। और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले
हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों के सीएम के साथ कोरोना वायरस पर चर्चा की। दरअसल पीएम मोदी की पिछली 6 महीनों में सूबे के सीएम के साथ ये 7वीं मीटिंग थी। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बाढ़ से ग्रसित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। राजस्थान में पिछले 1 महीने से ज्यादा चले आ रहे सियासी संकट के बाद कांग्रेस की गाड़ी अब वापस पटरी पर आ गई है। इसी के साथ अशोक गहलोत सरकार पर जो सियासी संकट मंडरा रहा था, वो भी छटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कल शाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी, जिसके बाद काफी कयास लगाए जा रहे थे और अब वो सारे कयास दूर हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान में मंडरा रहे खतरे के बादल अब छटने लगे हैं। करीब 1 महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी तय हो गई है। साथ ही सचिन पायलट की शिकायत पर गौर करने के लिए कांग्रेस 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इन वादों के साथ ही सचिन पायलट मान गए हैं और जल्द ही वो कांग्रेस में किसी बड़े पद पर दिखाई दे सकते हैं। वहीं घर वापसी के बाद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद पायलट ने कहा, सरकार और संगठन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हम रेखांकित करना चाहते थे। उन सभी के बारे में हमने आलाकमान को बताया। सचिन पायलट की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद मंगलवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी में उनकी वापसी का स्वागत किया। वरिष्ठ पार्टी नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा, स्वागत है सचिन, राजस्थान के निर्माण का एक सकारात्मक और शानदार दौर इंतजार कर रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुशी जताई और बीजेपी पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए तंज कसा, राजस्थान में 14 अगस्त की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घर वापसी सुनिश्चित हो गई है और गहलोत ने धैर्य रखा, जिससे भाजपा चारों खाने चित्त हुई, लेकिन अवसरवादिता कभी सुधारी नहीं जा सकती। राजस्थान में कांग्रेस के बीच जारी सत्ता का संघर्ष तो अब रुक गया है, तो वहीं राजस्थान के बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि अभी तूफान से पहले की खामोशी है, फिर प्रचंड तूफान कब आएगा, फिर ये सरकार टुकड़ों टुकड़ों में कब बिखरेगी, ये समय का इंतजार है। समय देखिए और समय की रफ्तार देखिए, क्योंकि ये सब राजस्थान की जनता ने भुगता है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार भले ही इस पूरे सियासी ड्रामे से खुद को अलग बता रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर राज्य की सरकार को गिराना चाहते हैं और सचिन पायलट के घर वापसी से पहले सियासी ड्रामा चरम पर था और अब इस आस में देख रहे थे कि ऊंट किस ओर करवट लेगा। बहरहाल अब 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस सचिन पायलट की वापसी से कांग्रेस और मजबूत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 24 घंटों में सकारात्मक कमी आई है, जहां पिछले 4 दिनों से लगातार 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, पर स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 घंटों के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में सिर्फ 53,000 केसेस सामने आए हैं और रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के 22,68,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और मरने वालों की संख्या 45,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,601 मामले सामने आए हैं, जबकि 871 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 22,68,675 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 6,39,929 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 15,83,489 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 45,257 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केसेस की दर 28.21% है। वहीं रिकवरी रेट 69.80 और मृत्यु दर 1.99% है। बहरहाल देश में रिकवरी रेट और मृत्यु दर में कमी आई है, जो कि देश के लिए अच्छी बात है।
वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना वायरस के अब तक 5,24,513 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 1,48,042 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 3,58,421 मरीज ठीक हो गए हैं और 18,050 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,46,134 मामले सामने आ गए हैं, जहां 10,346 एक्टिव केसेस हैं। 1,31,657 मरीज ठीक हो चुके हैं और 4,131 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल 4 दिनों बाद 60,000 से कम आंकड़े सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, जबकि लगातार 12 दिनों से 50,000 से ऊपर आंकड़े सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के दिन पर जमकर पतंगबाजी होगी। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लग रहा था कि इस बार की 15 अगस्त की सेलिब्रेशन फीकी पड़ेगी, लेकिन लोगों ने अपने घरों से ही पतंगबाजी करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं और साथ ही स्वदेशी पतंग और मांझे की भी डिमांड हुई है और एक अद्भुत डिमांड हुई है इस बार मोदी पतंग की। देखें ये रिपोर्ट। 15 अगस्त के मौके पर इस बार आकाश में स्वदेशी पतंग ही उड़ान भरती नजर आएंगी। हवा में लहराती चीन की प्लास्टिक से निर्मित ना तो पतंग दिखेगी और ना ही जानलेवा मांझा। दिल्ली के सबसे बड़े पतंग के मार्केट लालकुआं में पतंग विक्रेता भी चीनी मांझे से परहेज कर रहे हैं। खास बात ये है कि चोरी छिपे भी चीनी मांझे नहीं बिक रहे हैं। मैम, कोरोना की वजह से थोड़ा सा तो आदमी मायूस है, क्योंकि लोगों के पास खर्चे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंस के साथ पतंगे उड़ाएंगे, अपनी अपनी छतों से उड़ाएंगे। पहले ग्रुप में उड़ाते थे, अब सिंगल उड़ाएंगे, पर एंजॉय तो करेंगे, पर वो वाली जो हर साल होती है वो वाली बात नहीं है। थोड़ा हर त्यौहार फीका पड़ रहा है, बाकी एंजॉय तो करेंगे बच्चों के साथ। चाइनीज़ मांझे को लेके चाइनीज़ मांझा तो मैम बैन हो गया है, चाइनीज़ आइटम सारी बैन हो गई है। मांझा तो क्या, हर आइटम नहीं बेच रहे हैं, सब इंडियन बेच रहे हैं, ओनली इंडियन। नहीं, हम नॉर्मली जैसे उड़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, पर महामारी देखो अपनी जगह है, पर 15 अगस्त तो साल में एक ही बार आता है, स्वतंत्रता दिवस है, उस खुशी में उड़ा लेते हैं थोड़ी बहुत। इस बार ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे, पर मांझा हमें प्लास्टिक का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें दूसरी तरह का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हाथ वाथ भी ना कटे। और फिर प्लास्टिक तो आपको पता ही है, प्लास्टिक से किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती, और हम इसलिए कागज़ की पतंग लेके जा रहे हैं, पन्नी की तो हम वैसे भी नहीं होती। वहीं दिल्ली में पतंगों की जमकर बिक्री हो रही है। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली वाले जमकर करते हैं पतंगबाजी और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से ही शुरू हो जाती है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में भी अलग अलग किस्म की पतंगे बिक रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मेहरौली इलाके की है, जहां पर अलग अलग किस्म की पतंगे दुकान पर दिखना शुरू हो चुकी हैं। वहीं बाजार में पीएम मोदी पतंग की भी मांग ज्यादा है। नहीं, इस बार बिक्री तो ज्यादा है, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है कोई और गेम का, तो बेचारे पतंग उड़ा रहे हैं। और माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चे सेफ तो हैं, कम से कम हमारे घर की छत पे उड़ा रहे हैं पतंग। पतंग तो बहुत पसंद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पतंग मांग रहे हैं मोदी की पतंग ही नहीं है हमारे पास। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो ग्राहक हैं दुकानों पर पहुंचकर पतंगे खरीद रहे हैं। जहां ग्राहकों के अंदर पतंग की खरीदारी को लेकर जोश है, तो वहीं दुकानदार भी काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच लोगों में आजादी के जश्न का हौसला बुलंदियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। तो चलिए चलते चलते आपको INS TV की कैमरे की नज़र से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो अद्भुत तो नहीं है पर आम जिंदगी का नज़ारा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।